चीन, एक ऐसा देश जिसका इतिहास 4000 साल से भी ज्यादा पुराना है। अब सोचिए, इतना लंबा और घटनाओं से भरा हुआ इतिहास कि इसे समझना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो सवाल ये है कि इतने बड़े इतिहास की गुत्थी को, इस पूरी कहानी को कुछ ही मिनटों में कैसे सुलझाया जा सकता है? इसका जवाब छिपा है एक खास पैटर्न में, एक ऐसे चक्र में जो चीन के इतिहास में सदियों से बार बार लगातार दोहराया गया है। और अगर हम इस एक चक्र को समझ लें तो हम चीन की इस विशाल कहानी को भी समझ सकते हैं। इस पैटर्न को कहते हैं राजवंशीय चक्र। अब देखिए, कहानी कुछ इस तरह चलती है। एक नया परिवार सत्ता में आता है और ये दावा करता है कि उसे शासन करने का स्वर्ग से आदेश मिला है, जिसे मैंडेट ऑफ हेवन भी कहते हैं। शुरुआत में सब बढ़िया चलता है, वो न्याय से राज करते हैं, लेकिन समय के साथ वो भ्रष्ट हो जाते हैं। तब ये माना जाता है कि उन्होंने वो दिव्य अधिकार खो दिया है, और फिर विद्रोह होता है और एक नया राजवंश उनकी जगह ले लेता है, और ये चक्र फिर से शुरू हो जाता है। यही वो धुरी है जिसके चारों ओर चीन की कहानी घूमती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उन शुरुआती राजवंशों से जिन्होंने चीन की नींव रखी थी। हमारी कहानी की शुरुआत होती है जिया राजवंश से, जिसके बारे में पक्के तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है। मतलब वो सच में था भी या नहीं, इस पर आज भी बहस होती है। जैसा कि इतिहासकार जॉन ग्रीन ने मजाक में कहा था, प्रिय जिया राजवंश, तुम्हें इतना काल्पनिक क्यों होना पड़ा? लेकिन ये राजवंश भले ही पौराणिक हो, पर यह चीन की राष्ट्रीय कहानी की एक अहम नींव जरूर है। तो जिया के बाद आया शांग राजवंश, जिसके बारे में हमारे पास ऐतिहासिक सबूत हैं। और फिर आया जोहू राजवंश, जिसने चीन पर सबसे लंबे समय तक राज किया। लेकिन जब जोहू राजवंश की शक्ति कमजोर हुई तो चीन छोटे छोटे कई राज्यों में बंट गया, और इसी दौर को युद्धरत राज्यों का काल कहा जाता है। ये सदियों तक चले लगातार युद्ध और संघर्ष का समय था। इस उथल-पुथल और अराजकता को खत्म किया चिन राजवंश ने। उन्होंने सभी राज्यों को हराकर पहली बार चीन को एक साम्राज्य के रूप में जोड़ा। चिन का शासनकाल भले ही ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन उन्होंने एक जैसी व्यवस्था बनाकर और महान दीवार की नींव रखकर आने वाले 2000 सालों के शाही चीन का एक तरह से पूरा खाका तैयार कर दिया था। चिन के पतन के बाद उदय हुआ हान राजवंश का, जिसने चीन के साम्राज्य को और भी दूर तक फैलाया। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने ही मशहूर सिल्क रोड की स्थापना की, जिसने पहली बार चीन को सीधे पश्चिम से जोड़ा, और यहीं से सामानों और विचारों के आदान प्रदान का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हुआ। तो अब हम कहानी के अगले चरण में पहुंचते हैं। एक ऐसा दौर जहां चीन ने एक तरफ तो सांस्कृतिक ऊंचाइयों को छुआ, लेकिन दूसरी तरफ उसे बड़े बड़े विदेशी आक्रमणों का भी सामना करना पड़ा। तांग और सौंग राजवंश, इन दोनों को ही चीन का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहा जाता है। ये वो समय था जब चीन ने दुनिया को कागज, छपाई, कंपास और बारूद जैसे क्रांतिकारी आविष्कार दिए। सोचिए, ये वो तकनीकें थीं जिन्होंने आगे चलकर पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। लेकिन एक तरफ जहां सौंग राजवंश संस्कृति और तकनीक में बहुत आगे था, वहीं उत्तर के मैदानों से एक बिल्कुल नया खतरा तेजी से उभर रहा था। ये थे मंगोल। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल एक ऐसी सैन्य शक्ति बन चुके थे जिन्हें हराना लगभग नामुमकिन था। और चंगेज खां और उसके वंशजों ने जो साम्राज्य खड़ा किया, वो वाकई में चौंका देने वाला था। उन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा एक साथ जुड़ा हुआ भूमि साम्राज्य बनाया, जो एशिया के मैदानों से लेकर यूरोप के दरवाजे तक फैला हुआ था। और फिर साल 1271 में चंगेज खान के पोते कुबलई खान ने पूरे चीन पर कब्जा कर लिया, और यहीं से युआन राजवंश की स्थापना हुई। ये इतिहास में पहली बार था जब पूरे चीन पर किसी विदेशी ताकत का शासन था। खैर, मंगोलों के बाद चीन के अपने राजवंश, पहले मिंग और फिर चिंग, सत्ता में वापस आए। लेकिन इस दौर तक आते आते दुनिया बदल रही थी, और बाहरी दुनिया से आए दबावों ने चीन के उस हजारों साल पुराने राजवंशीय चक्र को हमेशा के लिए तोड़ने की शुरुआत कर दी थी। चीन के जो आखिरी शाही राजवंश थे, मिंग और चिंग, उन्होंने खुद को बाकी दुनिया से एकदम अलग थलग कर लिया। उन्होंने विदेशी व्यापार और संपर्क पर कड़ी पाबंदियां लगा दीं, और वो ये समझ ही नहीं पाए कि यूरोप में हो रही औद्योगिक क्रांति उन्हें तकनीकी और सैन्य रूप से कितना पीछे छोड़ रही थी। ये अलगाववाद बहुत महंगा पड़ने वाला था, और इसका नतीजा सामने आया पहले अफीम युद्ध के रूप में। ब्रिटेन अपने व्यापार घाटे को पूरा करने के लिए चीन में बड़े पैमाने पर अफीम की तस्करी कर रहा था,
जब चीन ने इसका विरोध किया तो युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में चीन की बुरी तरह हार हुई और उसे हांगकांग को ब्रिटेन को सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस अपमानजनक हार और देश के अंदर हो रहे विद्रोहों के बोझ तले चीन का आखिरी राजवंश चिंग साल 1912 में ढह गया। शाही युग खत्म हो चुका था और चीन एक बार फिर सरदारों के युग नाम की गहरी अराजकता में डूब गया। अब हम 20वीं सदी के उस उथल-पुथल भरे दौर में पहुंचते हैं, जहां एक नए एकीकृत चीन को बनाने के लिए एक लंबा और हिंसक संघर्ष चला। ये पूरी सदी संघर्षों से भरी थी। पहले सरदारों का दौर, फिर राष्ट्रवादियों और कम्युनिस्टों के बीच भयानक गृहयुद्ध और फिर ऊपर से जापान का आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद गृहयुद्ध फिर से शुरू हो गया, जो आखिरकार 1949 में कम्युनिस्टों की जीत के साथ खत्म हुआ। इस पूरे दौर में चीन को बहुत भारी मानवीय कीमत चुकानी पड़ी। जापानी आक्रमण के दौरान नानकिंग में हुए नरसंहार से लेकर माओ के ग्रेट लीप फॉरवर्ड और सांस्कृतिक क्रांति जैसे अभियानों तक करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। माओ से तुमने चीन को एक तो कर दिया, लेकिन इसके लिए उन्होंने बहुत ही क्रूर अभियानों का सहारा लिया। उनकी विरासत आज भी बहुत जटिल मानी जाती है। कुछ लोग उन्हें मुक्तिदाता के रूप में देखते हैं, तो कुछ एक तानाशाह के रूप में। तो सवाल ये है कि ये सारा इतिहास हमें आज के चीन के बारे में क्या बताता है? क्या वो पुराने पैटर्न, वो पुरानी बातें आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद हैं? और हाँ, यहाँ इतिहास की गूंज बिल्कुल साफ सुनाई देती है। शाही चीन की अलगाववादी नीतियों की जगह आज के ग्रेट फायरवॉल ने ले ली है, जो बाहरी सूचना को नियंत्रित करता है। और जहां पहले सम्राट का पूरा नियंत्रण था, वहीं आज पार्टी की मजबूत केंद्रीय सत्ता का शासन है। माओ के बाद चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया और देखते ही देखते वो एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बन गया। लेकिन राजनीतिक और सांस्कृतिक नियंत्रण आज भी उतना ही मजबूत और सख्त है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या चीन का वो सदियों पुराना राजवंशीय चक्र वाकई में टूट गया है या उसने बस अपना रूप बदल लिया है? इस सवाल का जवाब शायद भविष्य में नहीं, बल्कि चीन के गहरे अतीत में ही छिपा है।